हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो क्लास न होने का कारण ये था कि मेरी मम्मी काफ़ी दिनों से कई दिनों से हॉस्पिटलाइज में थे। उनकी तबीयत काफ़ी डाउन थी, तो उनको अब तो फिलहाल ठीक है। कल डिस्चार्ज किया है, हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ। उसके बाद मेरी भी तबीयत काफ़ी डाउन हो गई थी। कोल्डनेस ज़्यादा होगी और गला ख़राब है मेरा, अभी तो बेहतर है। ठीक है, तो यही कारण था। आज शायद ये लास्ट मैं एक ही क्लास करूँगा जियोग्राफी की, ठीक है, और बाकी कल देखेंगे क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। अभी मैं मेडिसिन नहीं लिया मैंने, जाऊँगा अभी मैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे आज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, आपके सामने। तो मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन अभी तक आप पढ़ चुके हो प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, उनका उपयोग मानव के लिए कैसे उपयोग में आते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चाहे जल हो, पेड़ पौधे हो, या किसी पर प्राकृतिक संसाधन जो भी है संसाधन, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, काफी हद तक क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर रखा है, नहीं तो मैं सीधा नेक्स्ट क्लास चलते 8th क्लास पर, ठीक है। एक मिनट पेन ले लूँ। हाँ, तो जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ेंगे आज हम। स्लाइड फर्स्ट आपका ये कंटेंट है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या संगठन, यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आज आपके सामने रखूंगा, प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, विद क्वेश्चन के साथ आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। आज हम अपने चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मैंने लिखा हुआ है लोग भी संसाधन होते हैं। जैसे हम तुम ये सभी क्या है, एक संसाधन एक प्रकार से। और मानव संसाधन के बिना बाकी के संसाधन बेकार साबित होते हैं, क्योंकि मानव है तो संसाधन किसी भी संसाधन का उपयोग किया जा सकता है, नहीं तो यूं ही पड़े रहेंगे वो। मानव संसाधन का वितरण भी इस दुनिया में असमान है। इस अध्याय में आप जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानेंगे, मैं बताऊंगा, और जनसंख्या के कुछ लक्षणों के बारे में बताऊंगा, जनसंख्या वितरण के बारे में बताऊंगा। सारी चीजें इंपोर्टेंट है भाई मेरे, एक एक चीज को मैंने बहुत अच्छी तरीके से लिखा है अपने हाथों से। जनसंख्या वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम, कि दुनिया की आबादी का 90% दुनिया के भूपृष्ठ के केवल 30% हिस्से पर रहती है, ठीक है। 90% जो है दुनिया के भूपृष्ठ के केवल 30% हिस्से पर रहती है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध जो है की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में अधिक लोग रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले 6th क्लास में बता दी थी ये सारी चीजें। दुनिया की आबादी का 60% केवल 10 देशों में रहता है। 10 देश कौन कौन से, इन चीजों की छानबीन करो आप, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व। छोटा सा चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे अक्सर प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर में दिखाया जाता है हर चीज को, ठीक है। विश्व का जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 51 मतलब कि 1 किलोमीटर के बीच में 51 व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है। ये चीज, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। एशिया की बात हो रही है, दक्षिण मध्य एशिया, ठीक है। ये चीज नहीं पता आपको, दक्षिण मध्य एशिया कहाँ है, दक्षिण पूर्वी एशिया कहाँ है, दक्षिण पश्चिमी एशिया कहाँ है, ये सारी चीज इंपोर्टेंट है, मैंने पहले बता चुका हूँ। और उसके बाद पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया का नंबर आता है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर, ये सबको पता होगा, लेकिन मैंने लिख भी दिया है फिर भी। ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या है, नीचे जो मैंने इमेज क्रिएट कर रखी है आप लोगों के लिए, ठीक है मेरे भाई, इसको मैं बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। इसमें लिखा हुआ है आपके सामने, सबसे पहले लिखे एशिया में रहते लोग, ये टोटल है विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में से, विश्व की बात हो रही है भाई, ठीक है, नहीं किसी और की, ठीक है। तो ये लिखा हुआ 100 लोगों में से एशिया में रहते लोग, एशिया में रहते लोग देख लो कितने रह रहे हैं एशिया में, प्रति 100 की बात हो रही है। और यूरोप में रहते लोग, इसका कलर देख लो, ये आपको दिख रहे होंगे, ये रे मुंडे, ठीक है। और अफ्रीका में रहते लोग ये रे, ठीक है। प्रति 100 व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है, एशिया की हो, यूरोप की हो या अफ्रीका की हो, ये सभी लोगों की बात। फिर मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते लोग, ये कलर देख लेना, ठीक है। फिर उत्तरी अमेरिका की बात, ओशनिया। इसी प्रकार से प्रति 100 में कितने व्यक्ति कौन कौन से एरिया कॉन्टिनेंट से आते हैं या उसके अंडर आते हैं 100 में, तो वो चीज मैंने आपके सामने इमेज में रख दी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, प्रैक्टिकली अच्छा रहता है समझने में, ताकि जो मैंने पढ़ाई है आपको स्लाइड में, उसको इमेज के द्वारा मैं आपको बता दूं, ताकि आप कभी भी भूले ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, फैक्टर पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है भौगोलिक कारक, ठीक है।
सतलाकृति जो कि है, जैसे पर्वतों पठार की तुलना में मैदानों में अधिक लोग रहते हैं, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैदानी इलाकों में खेती उत्पादन कई अन्य आर्थिक क्रियाओं के लिए अनुकूल स्थिति रहती है। गंगा का मैदान दुनिया का सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है और जलवायु क्लाइमेट, लोग अत्यधिक गर्म एवं ठंडी जलवायु में रहने पसंद नहीं करते, इसलिए सहारा रेगिस्तान और रूस तथा कनाडा का ध्रुवीय प्रदेश में बहुत कम लोग रहते हैं। अब ये सारी चीजें मैंने बताया, सहारा रेगिस्तान कहाँ है, रूस में किस में आता है, कनाडा कहाँ पर है, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। नहीं बताई है तो आगे और बता दूंगा, ठीक है। नहीं पता तो मिट्टी सॉइल, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है भारत के हवांग ही, चांगजियांग चीन में और नील मिस्र के उपजाऊ मैदानों में जनसंख्या घनत्व अधिक है, मैदानी इलाके हैं, ठीक है। यहाँ की मिट्टी खेती के लिए बहुत अच्छी है, उपजाऊ है। कुल मिलाकर ये जल, लोगों के जीने के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए रेगिस्तान की तुलना में नदी घाटी में अधिक लोग रहते हैं। खनिज मिनरल्स जो होते हैं, जिन इलाकों में खनिज में के भंडार होते हैं, ये क्या बता रहा हूँ मैं, भौगोलिक कारक बता रहा हूँ लोगों के रहने के, कि किस कारण बस ये इन स्थानों पर रह रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। वहां के आर्थिक विकास की प्रबल संभावना होती है, ऐसे इलाकों में लोग खींचे चले जाते हैं, ठीक है भाई। काम करने के साधन है। सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक कारक के कारण लोग रहते हैं। सामाजिक कारक कौन कौन से, जैसे जिन स्थानों पर आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहां सघन आबादी मतलब ज्यादा मात्रा में आबादी जनसंख्या मिलती है, और जैसे कि पुणे और दिल्ली ये अच्छे उदाहरण दे दिए हैं, ठीक है। सांस्कृतिक कारक क्या है कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थानों में भी लोग रहना पसंद करते हैं, इसलिए वाराणसी जैसे हमारा जेरूसलम, जेरूसलम कहाँ पता किसकी राजधानी है, बताओ इन कमेंट में। वेटिकन सिटी कहाँ पर है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एक सांस्कृतिक कारक, रहने की आबादी को बढ़ाने के, आबादी को खींचने के, या जनसंख्या अधिक से अधिक मात्रा में रहने के। आर्थिक कारक क्या होते हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों को बेहतर आर्थिक अवसर मिलते हैं, इसलिए मुंबई में सघन आबादी है। हाल ही के वर्षों में दिल्ली में औद्योगिक विकास होने के कारण यह प्रवासियों को आकर्षण केंद्र बन गई है। सिंपल है। जनसंख्या में बदलाव कैसे हुए, कब से हुए, ये सारी चीजें आप जानेंगे हम। चेंज इन पॉपुलेशन, ठीक है, कब से कब तक, सारी चीजें इंपोर्टेंट है, और मैं हर चीज को मैंने पॉइंट वाइज किया हुआ है आपके सामने। जैसे कि 1800 ईस्वी तक दुनिया की आबादी धीरे धीरे बढ़ रही थी, इस दौरान जन्म दर मृत्यु दर बहुत अधिक थी, ठीक है। 1 मिनट में गर्म पानी ले लेता हूँ, ठीक है, काफी गलत सूख गया है मेरा। सब इसी से चलता अपना तो, ठीक भाई। उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के नहीं, हाँ, उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मृत्यु दर बहुत अधिक होती थी उस समय। कृषि उत्पादन कम होने के कारण, भोजन की कमी होने के कारण, ठीक है भाई, भूखे लोग मर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें मेन कारण था मृत्यु दर का ज्यादा होना उस समय। आप पढ़ते हैं 1904 में दुनिया की जनसंख्या 1 बिलियन पहुंच गई, 1 बिलियन, 1 बी, जैसे गाने से अंदाजा लगा ले करो आप, जैसे कोई गाना 1 बिलियन पहुंच गया, ठीक है, ऐसे। तो उस समय 1904 में 1 बिलियन जनसंख्या हो चुकी थी। उसके 150 वर्ष के भीतर यानी 1959 तक दुनिया की जनसंख्या 3 बिलियन हो गई, और इस बात को जनसंख्या विस्फोट का नाम दिया गया। किस बात को, जब 1904 से 1959 के भीतर हुई जनसंख्या की बढ़ोतरी, 1 बिलियन से 3 बिलियन को क्या कहा गया है, जनसंख्या विस्फोट। ये इंपोर्टेंट है, पूछ लेगा आपको, क्या है वो पूछ सकता है। उसके 40 वर्ष के बाद दुनिया की आबादी दोगुनी हो गई और 1999 में 6 बिलियन हो गई। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और भोजन के बेहतर सप्लाई के कारण ऐसा संभव हुआ है। इस दौरान भी जन्म दर और मृत्यु दर भी बहुत अधिक है, ठीक है मेरे भाई। जन्म दर जैसे बर्थ रेट होता है, प्रति 1000 जनसंख्या में होने वाले जीवित शिशुओं के जन्म को जन्म दर कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है, प्रति 1000 जनसंख्या के अंदर है, ठीक है। और मृत्यु दर भी यही है कि प्रति 1000 जनसंख्या में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं, ठीक है। ये बैलेंस है, जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि मतलब कि 2 का मरना और 5 का होना, ठीक है। बैलेंस कैसा होगा, जनसंख्या स्थिर कैसे रहेगी, 3 ही हो रहे हैं तो ही नहीं मर रहे हैं, और जनसंख्या में अगर कम आने लगे भाई, जन्म दर तो होने लगे 2 और जनसंख्या मरने लगे 5, तो जन्म ये भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसी चीजों को मैंने इमेज क्रिएट कर रखी है आपके सामने। इन चीजों को क्या कहा जाता है, जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक होती है तो जनसंख्या घटती है, सिंपल है। जब जन्म और मृत्यु दर बराबर होती है तो जनसंख्या न घटती है न बढ़ती है। जब जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर कम होती है, जनसंख्या बढ़ती है, और जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर की जनसंख्या को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते
हैं। ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, प्रति सैकड़ा में मापा जाता है या हजार में मापा जाता है, पूछ सकता है आपसे। यहाँ से क्वेश्चन आए माइग्रेशन से, प्रवास से। जब लोग आजीविका की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, सिंपल है, तो उसे प्रवास कहते हैं। पूछ लेगा वो किस कारणवश जाते हैं, क्या होता है प्रवास। ठीक है, जब लोग अपने देश से दूसरे देश जाते हैं, यह उत्तर प्रवास कहलाता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना तो प्रवास है, लेकिन एक देश से दूसरे देश जाना उत्प्रवास होता है। जब लोग किसी देश में पहुंचते हैं तो यह उस देश से अप्रवास होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की आबादी अप्रवास के कारण बढ़ी है। ये सिंपल है, बाहर देशों से बसे हुए लोग। सूडान की आबादी उत्प्रवास के कारण घटी है। कम विकसित देशों के लिए अक्सर बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में अधिक विकसित देशों के लिए प्रवास करते हैं। ठीक है, देश के भीतर भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह शहरी क्षेत्रों के लिए पलायन करते हैं। आंतरिक पर क्यों करते हैं भाई, वहां पर सुविधाएं अच्छी हैं इसलिए शहर की तरफ भागते हैं गांव के लोग। आंतरिक प्रवास से आबादी के आकार में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का संगठन बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं जनसंख्या बदलाव के पैटर्न कैसे कैसे होता है, पैटर्न पूछ लेते हैं। कुछ देशों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और जैसे केनिया है। दूसरी तरफ कुछ देशों की जनसंख्या घट रही है, जैसे यूनाइटेड किंगडम और कुछ यूरोपीय देश। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जनसंख्या घट क्यों रही है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या का संगठन क्या है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस। किसी देश की जनसंख्या के संगठन में कई बातों को पता चलता है, जैसे लोगों की औसत आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य, व्यवसाय या आय का स्तर। ठीक है, जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, पिरामिड के बारे में पूछ सकता है। क्या क्या चीजें मैंने पॉइंट कर रखी हैं, ज्यादा तो लिखा नहीं है। ठीक है, जनसंख्या के संगठन को समझने के लिए जनसंख्या पिरामिड बहुत कारगर साधन है। जनसंख्या पिरामिड में कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा जाता है, जैसे कि 5 से 9 वर्ष के बीच में बांट दिया, 10 से 14 वर्ष के बीच में बांट दिया। हर आयु वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत को पुरुष और महिलाओं में बांटा जाता है, ये सभी को पता है, सिंपल है। जैसे कि बच्चों 1500 वर्ष कम हो बच्चे, ठीक है, और बुजुर्ग 65 से वर्ष से अधिक हो, उनको कहा जाएगा, उनकी काउंटिंग होगी। ठीक है, यह पता चलता है कि आश्रित की संख्या क्या है। कार्यरत आयु 15 से 65 वर्ष की काउंट होती है। ठीक है, संख्या पता चलता है और आर्थिक रूप से सक्रिय लोग कितने हैं। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि भारत की जनसंख्या पिरामिड जैसे कि मैं बता देता हूं, और बाकी दो और है उनको आप पढ़ लेना। जैसे कि नीचे चौड़ा, बीच में थोड़ा कम है। ठीक है, नीचे तो ये इतनी है। ठीक है, और पिरामिड की बता रहा हूँ, अपने भारत की बता रहा हूँ, और ऊपर बिल्कुल पतला हो जाता है, बीच में थोड़ा सा कम है। तो इसका मतलब है कि भारत में आर्थिक रूप से सक्रिय लोग की संख्या अधिक है। ठीक है, जो सक्रिय लोग एक्टिव है, और आश्रितों की संख्या कम है। ठीक है, जैसे कि आपके बड़े बूढ़े हैं, लेकिन जो ये हैं, ये 0 से 4 वर्ष के बीच में, ये देख लो, आपके पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे संख्या आयु वर्ग बढ़ती चली जाती है, वो घटता चला जाता है। ठीक है, तो सक्रिय लोग, एक्टिव लोग अच्छे हैं हमारे भारत में। ऐसे आप केनिया के बारे में पढ़ लेना, और लास्ट है जापान के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, मैंने दे रखी है, पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख रखे हैं। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण कब हुआ? 1984 में। करंट से रिलेटेड डाला है मैंने, 1985 इज द राइट आंसर। और अब मानव संसाधन को मंत्रालय को किस नाम से जाने जाते हैं, वो आप बता सकते हो इन कमेंट में। अब मानव संसाधन को, और कब ये मानव संसाधन से उसमें बदल गया उस नाम में। मानव संसाधन मंत्रालय का निर्माण लोगों को क्या बढ़ाने के लिए हुआ था? आयु, आवश्यकता, इच्छा, कौशल। कौशल को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आयु नहीं, आवश्यकता भी नहीं, इच्छा भी नहीं, कौशल को बढ़ाने के लिए। क्या अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप से वितरित है? नहीं, नहीं है। ठीक है, अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन की बात हुई है। ठीक है, ये ध्यानपूर्वक पढ़ लेना क्या चीज बोल रहा है वो। विश्व की जनसंख्या 90% से अधिक भूपृष्ठ के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है? ठीक है, ये कितने प्रतिशत है? 10% था, 20% था, 30% तो ऑप्शन में नहीं है, 30% कर लेना आप। ठीक है, इसको मैं अभी कर देता हूँ 30% आपके सामने, तो 30% इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। ठीक है मेरे भाई, ये लो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विषुवत वृत्त की किस दिशा में अधिक रहती है? मतलब वृत्त की दिशा मतलब किस दिशा में होती है? विषुवत जो है, मैंने आपको बताया है विषुवत वृत्त क्या है, ये सारी चीजें पहले बता चुका हूँ। किस दिशा में अधिक रहती है? उत्तर दिशा में अधिक रहती है। ठीक है, ना कि दक्षिण में, ना विषुवत पर, ये सभी चीज गलत हो जाती है। विश्व के 3/4 लोग किन महाद्वीपों पर रहते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, या अमेरिका में रहते हैं, एक और दोनों? तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है, इन दोनों में रहते हैं 3/4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये पूछ लेगा आपसे मेरे भाई क्वेश्चनों को आप
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 7। भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 326 है, 82 है, 25, 27 है। तो 382 इज द राइट आंसर। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। आपको मैंने बताया इन स्लाइड में पूछ सकता है भाई यहाँ से क्वेश्चन आपसे, ठीक है। आपको फंसा उस एग्जामिनर का मतलब ये है कहीं से भी क्वेश्चन उठाऊं कि बच्चा फंसना चाहिए बस। संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? 45 है, 35 है, 55 है, 85 है। 45 इज द राइट आंसर हो जाता है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या घनत्व कितना है? आई थिंक 51 था वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व, इसमें ऑप्शन गलत है, 51 कर लेना इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ पर है? पूर्वी एशिया में, पश्चिमी एशिया में, दक्षिण मध्य एशिया में। तो ये मैंने बताया था दक्षिण मध्य एशिया में के सबसे जनसंख्या घनत्व अधिक है, ठीक है। कितना है वो चीज आप सर्च करो। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? स्थलाकृति है, जलवायु है, मृदा है। सभी इज द राइट। भारत में मृदा है। हाँ, भारत में जीवन प्रत्याशा दर कितनी है? जीवन प्रत्याशा दर पूछिए, जीवन प्रत्याशा तो 64 इज द राइट आंसर है। औसत की बात पूछी यहाँ पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 162 दिन लेगा तो मजा आ जाएंगे फिर तो, ठीक है। जन्म दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्तियों पर, ये सिंपल है। मृत्यु दर भी प्रति 1000 जनसंख्या, मरने वाले मृतकों की संख्या को मापा जाता है, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट है प्रवास किसे कहते हैं? हाँ, उत्प्रवास मैंने बताया, प्रवास बताया मैंने आपको, ठीक है, अपने इसी कक्षा में। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों को आने जाने को प्रवास कहते हैं। एक स्थान पर सदैव रहने वाले लोगों को प्रवासी कहते हैं, या एक या दोनों? किसी क्षेत्र में विशेष लोगों को आने जाने या एक स्थान पर सदैव रहने, ऐसा तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ए इज द राइट आंसर। देश के अंदर बड़ी संख्या में किन कारणों में लोग ग्रामीण क्षेत्रों में नगरे? रोजगार के लिए जाते हैं, शिक्षा के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर हो जाता है आपका। देश में आने वाले लोग क्या कहलाते हैं? उत्प्रवासी, अप्रवासी, देशी या निवासी। देश में आने वाले लोग को कहा जाता है उत्प्रवासी, अप्रवासी। तो बी इज द राइट आंसर होता है। तो अब हम इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त हो जाती है। और मैं थोड़ा कहना चाहता हूँ आपसे भाइयों से कि कोई दिक्कत नहीं है, आज मेरी क्लास, मेरी तबीयत डाउन है तो क्लास कल से करेंगे, ठीक है। तबीयत अच्छी रही तो ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। एनर्जी के साथ हर क्लास में मैं दिखूंगा आपको, ठीक है। बिना एनर्जी का मैं भी लो हूं और आप भी लो हो जाओगे तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से फुल एनर्जी के साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। मैंने काफी हद तक कोशिश की है आपको समझाने की, पूरा तरीके से, पूरा फुल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद।